वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर शुभम गर्ग और मैं आपका जीएस मेंटोर संचित खन्ना। हम दोनों आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, हम आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क 2020 का कंप्लीट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, यहाँ पर हम समझेंगे कट ऑफ क्या हो सकती है और क्या रही थी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्टडी प्लान, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे क्या कहते हो अगले आधे से पौन घंटे के वीडियो के अंतर्गत। पूरा वीडियो देख के जाइएगा क्योंकि इसमें आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ। कुछ ऐसा चाहते हो जो अभी तक नहीं पाया है, तो कुछ ऐसा करो जो आपने अभी तक नहीं करा है। सीधी सी बात है। दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बात समझने वाली क्या है कि अगर आप ये वैकेंसी में अपना नाम लिखाना चाहते हो तो वो करना पड़ेगा जो ये वैकेंसी आपसे डिमांड करती है। दोस्त, हर चीज का प्राइस टैग चुकाना पड़ता है। अगर बाजार में एक छोटी सी टॉफी लेने भी जाओगे वो मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसका भी प्राइस टैग चुकाना पड़ेगा। तो ये जो वैकेंसी आई है इसका एक प्राइस टैग है, मेहनत है, वो करनी पड़ेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें फॉर्म फिलिंग के लिए टॉप 6 पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो फॉर्म भरना है वो 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में भरना है। इसके बीच में भैया फॉर्म भर देना, आखिरी डेट के लिए मत बैठे रहना। 21 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर के आराम से बैठ जाना। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की अगर बात करें तो वो है 12 अगस्त को, सॉरी उसके कॉल लेटर आएंगे 12 अगस्त को, और जो वो कंडक्ट कराई जाएगी वो कराई जाएगी 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। इसके बाद अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका कॉल लेटर आपके पास अगस्त में आएगा और जो उसका पेपर होगा, एग्जाम होगा, वो सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते फटाफट से, हमारा मेंस का एग्जाम जो है वो होगा अक्टूबर या नवंबर में, जिसके कॉल लेटर्स भी अक्टूबर नवंबर में रिलीज करे जाएंगे। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू सेक्शन है वो भी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। इन द एंड बात समझ में क्या आती है कि 2021 की शुरुआत में हमारे पास क्या होगी, एक बहुत ही बढ़िया सी जॉब होगी। अपने घर में कमरे में लगा लो 2021 जनवरी, आई विल हैव अ जॉब। बात करते सेकंड पॉइंट की। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। देखो, सेकंड पॉइंट हमको जो देखना है एस्पिरेंट्स, वो देखनी है एलिजिबिलिटी। जी हाँ, हमको समझना है एज किस तारीख को, 1/7/2020 को। 1/7/2020 को सर हमारी एज क्या होनी चाहिए? अगर हम फॉर्म भर रहे हैं क्लर्क का, यानी कि हम फॉर्म भर रहे हैं मल्टीपर्पज का, तो हमारी एज होनी चाहिए 18 से 28 के बीच में। देखो, 2 तारीखें बताने जा रहा हूँ, इनके बीच में आपकी बर्थडे पड़ती है तो आप ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो। पहली तारीख याद रखो, 2 जुलाई 1992। इसके बाद आपका जन्मदिन हुआ हो और 1/7/2002 से पहले आपका जन्मदिन अगर हुआ है तो आप एक फॉर्म भर सकते हो ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज का। वैसे अगर बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के फॉर्म की अगर बात करते हैं तो 18 से 30 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 3/7/1990 के बाद आपका जन्म हुआ हो और 30/6/2002 से पहले की आप पैदाइश हो। वहीं अगर आप देखोगे तो ऑफिसर स्केल 2 का भी आपका 21 से 32 साल की उम्र में आप फॉर्म भर सकते हो, और वो आपका ऑफिसर स्केल 3 है जहाँ पे 21 साल से लेकर 40 ईयर्स तक का फॉर्म भर सकते हो। पर इसमें आपका कुछ कंडीशंस होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो वो आप लोगों को मैंने डिटेल में बताई थी, जब आपको मैंने बताया था नोटिफिकेशन का जो मैंने एनालिसिस करा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, और आपको मैं उसको हम लगा देंगे ऊपर आई बटन पे भी। जल्दी से आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 है दोस्त क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आप अगर फॉर्म भरोगे तो पढ़े लिखे होने चाहिए ना। तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड करता है ये एग्जामिनेशन। क्या डिमांड करता है? आपको बैचलर डिग्री होल्डर होना चाहिए। अगर कोई भी फील्ड में आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपने क्या ध्यान देना है, आपके पास थोड़ी सी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट डिमांड नहीं किया गया है, सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ओके डियर, चलिए अगला पॉइंट एक बार देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ओवर टू यू सर। जी हाँ, पॉइंट नंबर 4 है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए।
ये आपको पता है 2019 में जो भाजपा सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो लेकर आई थी कि आर्थिक गरीबी के आधार पर आपको मिलेगा आरक्षण। इसमें 3 बातें दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली बात, अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, अगर आपके पास जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम है और जिस घर में आप रहते हैं वो अगर 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है, तो आप इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए एलिजिबल हैं। फटाक से जाइए सर्टिफिकेट बनवाइए और इस सर्टिफिकेट के अंदर अपना फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि क्योंकि इसकी जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो ओबीसी से भी कम गई थी। तो अगर कैटेगरी जनरल में आते हैं और आपके पास ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। उसको देख लीजिएगा और ज़रूर से हो सके बेनिफिट ले लीजिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, हम लोग पॉइंट नंबर 5 की तरफ। दोस्त, अब आप फॉर्म भरोगे तो कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना। वो पैसा कितना देना है ये देख लेते हैं। ऑफिसर स्केल 1 2 3 या फिर ऑफिस असिस्टेंट, सभी पोस्ट के लिए एक ही प्राइस रखा गया है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज और अदर कैटेगरीज के लिए जैसे कि ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी, इसके लिए रखा गया है 850 रुपीज। सर 850 रुपीज थोड़ा सा शायद ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है? सर, अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर करंट की सिचुएशन देखें तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, 850 रुपीज इज ओके। क्यों? क्योंकि दोस्त, लास्ट ईयर थी 750, इस साल है 850, 100 रुपए का इंक्रीमेंट किया है। वो रीजन क्या है? वो है कहीं ना कहीं इस साल हमारी जंग है कोरोना से। तो इस कोरोना के पैंडेमिक में अगर इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो फीस है उसी वजह से इंक्रीज करी गई है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आप फीस पे ना ध्यान देके अपने एग्जाम पे ध्यान दो, वैकेंसीज पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि दोस्त, अगर जॉब लग गई तो ये जो फीस है ये आपकी सैलरी का 5% भी नहीं है। तो कंजूसी ना करना, फॉर्म भर देना। अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए समझते हैं आपका सब। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, कोविड की गाइडलाइंस दी गई है, किन 6 बातों का या किन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 6 आपको इस प्रकार है कि डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा एक टाइम पर, कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा एक टाइम पर। जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट है 2 से 3 वाली, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपका शिफ्ट है 2 से 3 वाली, तो आपको सब बुलाया जाएगा 1:30 बजे, कुछ को बुलाया जाएगा 1:15 बजे, कुछ को बुलाया जाएगा कहते हैं आपका 1 बजे। तो सर सबको एक टाइम पर नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज उनको फॉलो क्या करना है, उनको फॉलो करना है सोशल डिस्टेंसिंग को। सेकंड पॉइंट अपना क्या है कि लैब नंबर और आपका रोल नंबर आपको जो एग्जामिनेशन वेन्यू के बाहर लिखा मिलता था अब नहीं मिलेगा, तो आपको वो अलग से बताया जाएगा। फंडामेंटल वही है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर IBPS का नोटिफिकेशन में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको भरना होगा। उसका परफॉर्मा देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा फॉर्म का लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। सेकंड, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो जो थर्मोगन से लिया जाएगा, मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए पर जो थर्मोगन से लिया जाएगा, यानी कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है दैट इज 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो भागते दौड़ते मत पहुंचना, आराम से जाना, पेपर देने को मिलेगा। और एडिशनल शीट्स आपको अब की बार नहीं मिलेंगी, जो आपको एक बार मिल गई 2 या 3 पन्ने, उन्हीं में कोशिश करना आपको पूरा पेपर करने की, क्योंकि कोरोना के चलते हमें कहीं ना कहीं चीज़ों में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ऊपर प्राथमिकता देनी है। तो किन किन चीज़ों को आप यहाँ पे अपने संग लेके जा सकते हो, जरा यही बता दिया IBPS ने। सर देखो ध्यान से, मास्क आपको लेके जाना कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कोरोना को हराना है तो मास्क पहन कर जरूर जाना है। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर पहन के जाना है। ग्लव्स लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, तो आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जो कि 50 ml तक का होगा लेके जा सकते हो। और बाकी बातें कॉमन, एक सिंपल पेन, एक कॉल लेटर आपको लेके जाना है, स्कूल बोलते हैं एडमिट कार्ड, आपका ID प्रूफ वगैरह, वो कॉमन बातें हैं, पर मेन है मास्क जरूर लेके जाना है आपको। चलिए सही, शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस के पोर्शन के। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। दोस्त, नोटिफिकेशन सामने है, टारगेट सामने है, वैकेंसी सामने है। अगर इस टारगेट को हिट करना है तो क्या करना होगा? प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर लास्ट ईयर क्या हुआ ये पता ही नहीं है तो इस साल क्या करोगे कुछ पता नहीं चल पाएगा। लास्ट ईयर की वैकेंसीज पे ध्यान दें तो 2019 में 7070 वैकेंसीज थी RRB में। ये वैकेंसीज कैसे कैसे थी? ये थी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो लास्ट ईयर आपको वैकेंसीज दिखाएगा 8401। ये हमें ध्यान नहीं देना है, क्यों? क्योंकि यहां पे मैनेजरियल लेवल्स की भी वैकेंसीज एडेड हैं।
हमें जो जंग लड़नी है वो असिस्टेंट और स्केल 1 में लड़नी है, तो वहां की वैकेंसीज देखते हैं। आप खुद ही देख पा रहे हो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से इस साल वैकेंसीज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो, ये मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ है। किसी स्टेट में जो सबसे कम किसी स्टेट में अगर कट ऑफ गई थी तो वो गई थी 41.5, और मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 65 इन ऑफिसर स्केल 1, और ऑफिस असिस्टेंट में गई थी 58.5 एंड 77.5। ठीक है, अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ऑफिसर स्केल 1 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 58.75, और अगर असिस्टेंट की बात कर लें उत्तर प्रदेश में तो हमारी गई थी कट ऑफ 74 मार्क्स। ये हमारे पास में पिछला कुछ एक फैक्ट्स फिगर्स आ गए हैं, ये हमें दिमाग में रखने अपने, उसके बाद तैयारी को शुरू करना है। तो किन किन स्टेजेस से गुजरना है सर आपको बताएंगे। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। देखिए, अगर हम बात करें एस्पिरेंट्स, तो आपका चाहे ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो चाहे स्केल 1 का पेपर हो, दोनों के पेपर में एक चीज कॉमन है, वो है आपका प्री और मेंस। दोनों में प्री और मेंस होगा, बस अंतर देखो कहाँ आएगा। जब आप बात करोगे स्केल 1 की, जब आप बात करते हो पीओ की, जब आप बात करते हो असिस्टेंट मैनेजर के पेपर की, यानी जब आप बात करते हो स्केल 1 की, तो इंटरव्यू उसमें और डाल दिया गया है और कोई अंतर नहीं है। पेपर पैटर्न सेम है, पेपर के लेवल में अंतर होगा, कट ऑफ पे अंतर होगा, पर पेपर पैटर्न प्रीलिम्स मेंस दोनों का कॉमन है, बस इंटरव्यू जोड़ दिया गया है। इंटरव्यू का वेटेज कितना है तो याद रखिएगा 20% वेटेज रखा गया, यानी 8:20 का रेशियो रहेगा। 80% वेटेज दिया गया है स्केल 1 में मेंस को, और इंटरव्यू को दिया गया 20% वेटेज। प्रीलिम्स की अगर बात करोगे तो प्रीलिम्स में क्या क्या आपका आता है। प्रीलिम्स में आपका आएगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 80 नंबर का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, और कंपोजिट टाइम दिया गया है 45 मिनट्स। यानी यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ तो होगा, पर सेक्शनल टाइमर नहीं दिया गया है। वही अच्छा याद रखिएगा, ये जो प्री का है ना सिलेबस, इसलिए का अपना जो पैटर्न है ये दोनों का सेम है। प्री का पैटर्न दोनों का सेम है, या यूं कहो सिलेबस भी लगभग सेम है, बस क्वांटिटी और क्वालिटी का थोड़ा अंतर हो जाएगा। क्वांटिटी किसी चैप्टर से कोई चीज ज्यादा आ रही, किसी से कम आ रही है, और वहीं पर जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा और कम होंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो समझते हैं ध्यान से सर, आपका मेंस का पैटर्न क्या है। आपका मेंस का पैटर्न चाहे क्लर्क हो चाहे मेंस हो, दोनों का सेम है। यहाँ पर रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर की हो गई है, मैथ्स भी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए हैं। वहीं पर आपका और मेरा फेवरेट जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर का है। अब इसको कैसे करना है आपको बताऊंगा मैं आगे, जरा ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। और यहाँ पर आपके पास एक एडवांटेज है कि इंग्लिश हिंदी में कुछ एक चूज कर सकते हो। अगर इंग्लिश वीक है तो हिंदी जरूर चूज कर लीजिएगा। और कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पे आपको दी जा रही है, 40 क्वेश्चन है, 20 नंबर का पेपर आपका यहाँ पर आएगा। ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, 20 नंबर आपको बहुत आराम से फेच कर सकते हो कंप्यूटर में। तो 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चनों का आपके पास कंपोजिट टाइम में 2 घंटे का, कोई सेक्शनल टाइमर नहीं दिया हुआ है। जल्दी से आओ समझते हैं यहाँ पर कि पेपर को हमको अटेम्प्ट कैसे करना है। जरा बताइए सर, बच्चों को पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। दोस्त देखो, पैटर्न समझ लिया, लेकिन कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। हम इस पेपर को, ये क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। अभी तक हम 100 मार्क्स का पेपर देख रहे थे, अब ये अचानक से 80 मार्क्स का पेपर आ गया है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें। हमारे सामने 2 सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। दोनों में कितने कितने क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। इसको करने के लिए कितना समय दिया, 45 मिनट समय दिया। यानी कि मुझे फिर से बता दो, 45 मिनट में कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन करने हैं। बच्चा कहता है सर अब इस 45 मिनट को कैसे मैनेज करूं, ये 45 मिनट बड़ी जंग है मेरे लिए, ये कैसे मैनेज होगा। तो भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में ही तो मैनेज करोगे। कैसे मैनेज करोगे, 40 क्वेश्चन मैनेज करोगे। बच्चा कहता है सर क्यों मैं ऐसा कर लूं कि भाई 22, 22.5 और 22.5 कर लूं। मैं कहता हूं ठीक है। कोई बच्चा कहता है रीजनिंग एबिलिटी सर मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है, या मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा स्ट्रांग है, कोई एक पार्ट स्ट्रांग है। फॉर एन एग्जांपल रीजनिंग को ले लेते हैं, तो रीजनिंग मेरा स्ट्रांग है सर, मैं वहां पे अपना कम समय दे देता हूं और ज्यादा करने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं जो मेरा वीक पोर्शन है वहां ज्यादा समय देके ज्यादा पोर्शन अटेम्प्ट कर सकूं। तो वो कहता है यार रीजनिंग में 20 मिनट ले लेता हूं और बचा हुआ जो 25 मिनट है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में ले लेता हूं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्त ये दोनों ही अप्रोच कहीं ना कहीं आपके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं साबित होंगे। तो करना क्या है फिर,
हम क्या लेके आए हैं। देखो दोस्त, जो अब बताने वाला हूं ये वो बातें हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई करी। आपने कभी एथलीट्स को देखा है? एथलीट क्या करता है, अगर उसको 200 या 100 मीटर की रेस को जीतना है तो वो क्या करेगा, वो रेत पे दौड़ना शुरू करेगा, प्रैक्टिस के दौरान रेत पे दौड़ना शुरू करेगा, या फिर अपने पैरों में पत्थर बांध के दौड़ेगा, या फिर पीठ पे टायर बांध के दौड़ेगा, या फिर पीठ पे पैराशूट बांध के दौड़ेगा। देखा है ना आपने, मूवीज में, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। ऐसा क्यों करता है? क्या उसे असली रेस में ऐसे ही दौड़ना है? क्या जब असली रेस आएगी ऐसे ही दौड़ेगा वो? नहीं ना। फिर ऐसा क्यों करता है? अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, वो अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा होता है। यहां पे आपको भी दोस्त अपनी स्पीड को इंक्रीज करना, और हमारे पास सामने क्या है? हमारे पास सामने सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइम है, मिनट है, 45 मिनट। इसको कैसे मैनेज करना, ये सबसे बड़ी जंग है। तो मैं कहता हूं दोस्त, 45 मिनट को भूल जाओ, याद रखो सिर्फ 42 मिनट को। आप कहोगे सर 45 मिनट पहले ही कम थे, अब आपने 42 कर दिया और कम कर दिया। मैं कहता हूं ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, करके देखना। कैसे करना है बताता हूं। इस तरीके से मैनेज करो 42 मिनट को, 42 मार्क्स को 21 मार्क्स में, मिनट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, अब करना क्या है, आज जाना और क्या करना, एक एसटी देना। कितने मार्क्स की? 45 मार्क्स की एक, 45 मिनट्स की एक एसटी देना। उसमें आपके कुछ एक मार्क्स आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपके 35 मार्क्स आए, ठीक है ना, एक नॉर्मल मार्क्स ले रहा हूं जो मेजरली बच्चों के आते हैं। ठीक है, 35 मार्क्स आपके आए। उस मार्क्स को आप कॉपी में लिखना, अपना टारगेट सेट करना कि मुझे 35 मार्क्स अब अचीव करने कितने मिनट में? मुझे ये 35 मार्क्स अचीव करने हैं 42 मिनट में। आपने जो काम 45 मिनट में किया, अब उस काम को 42 मिनट में करने की कोशिश करो। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, एक हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, लेकिन ये 35 मार्क्स आपके 42 मिनट में आएंगे जरूर। जिस दिन ये टारगेट अचीव हो जाए उस दिन फिर से 45 मार्क्स की एक एसटी दो, वहां पे जो भी मार्क्स आए उस मार्क्स को अपना टारगेट बनाओ और फिर से 42 मिनट में उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप ये खुद देख पाओगे, आपकी स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है। ये मैंने रामबाण किसी को आज तक नहीं बताया है, पहली बार यूट्यूब पे आप लोगों को बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर 42 मिनट की तो कोई एसटी होती नहीं है, मैं कैसे 42 मिनट की एसटी दूंगा? तो दोस्त, जो 45 मिनट की एसटी है, 42 मिनट के बाद रुक जाना। ये आपके हाथ में, अपनी पेन और कॉपी को साइड कर देना, एसटी को कर देना सबमिट, और जितने भी मार्क्स आए वही आपके मार्क्स हैं। बात समझ आई ना? अपने आप को थोड़ा सा कठोर बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना, सच बता रहा हूं, आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर, ये मेरा वादा है। अब जल्दी से देख लेते हैं भैया आगे का स्टडी प्लान क्या है, आगे हमें किस तरीके से अपनी स्टडीज को कैरी फॉरवर्ड करना है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, आपने जो बात बताई है मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे बेनिफिट मिलेगा एस्पिरेंट्स को। 45 से 42 मिनट्स में अगर अपने आप को ले आते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। जरा देखिए मेरे साथ ध्यान से कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या है। तो अगर बात करें यहाँ पे, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मैंने आपको सिलेबस सामने होगा, कहते हैं स्क्रीन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे हैं, नंबर सीरीज देख रहे हैं। नंबर सीरीज के देखो 2 पैटर्न बन सकते हैं, एक होता है आपका ऑड वन आउट और एक आपका हो जाता है मिसिंग नंबर सीरीज। इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई सर क्या होता है आप समझते हो ना, कि आपको सर पाई चार्ट दिया है, बाकी उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ गए, आपका हिस्टोग्राम दिया उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ गए, आपका कुछ डेटा मिसिंग है उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ गए, उसको बोलते हैं लोग डीआई। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम वर्क, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, जो भी कुछ आप देख रहे हो एस्पिरेंट्स, वो उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। जो हम लोग कहते थे क्लास 6, 7, 8 वाला, कि भाई एक क्वेश्चन दिया है उसका कुछ सोल्यूशन होगा, उसको हमने कहा वर्ड प्रॉब्लम। तो सर इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा क्या पेपर निकालने के लिए? मैंने ये कब कहा? मैंने सिर्फ ये कहा ये सिलेबस है। अब जरा समझो कि कितना पढ़ोगे पेपर के लिए। तो सर वो हमने आपके लिए निकाला है, आपको निकालना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। निकाला हमने है एग्जाम पीडीएफ प्लस पर आपके लिए कि सिंप्लीफिकेशन से अगर देखोगे तो प्री के पेपर की हम बात कर रहे हैं आपसे, प्री में 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं।
नंबर सीरीज के भाई आने को तो 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर बार, और नहीं आया तो एक भी नहीं आया, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि 10 में से 9 बार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो चाहे मिसिंग के आए चाहे ऑड वन के आए, पर आ जाते हैं। इनइक्वालिटी के भी सर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको आप आराम से 2 मिनट में कर सकते हो। DI 2 या 3 पक्का आती है, जिनमें अगर 2 आएंगी तो 1 करके जरूर आना, और अगर 3 आए तो कम से कम 2 करके आने की कोशिश जरूर करना। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स 10 से 15 नंबर की आ जाती है। तो अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और गलत करने पर सर आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सवाल ये है कि सर इसको कैसे करें, तैयारी कैसे करें। देखो आप मुझसे पूछोगे तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको करना है तो करीबन करीबन 20 सिंप्लीफिकेशन डेली बेसिस पर लगाओ। नंबर सीरीज डेली बेसिस पे कम से कम नहीं तो कहते हो ना कि 20 से 25 नंबर सीरीज लगाओ यहाँ पर, जिसमें से आधी के लगा लो ऑड वन की, आधी लगा लो कहते हैं लोग मिसिंग वाले की। इनइक्वालिटी के फ्रैक्शन वाले, नॉन फ्रैक्शन वाले सारे का लगाने कम से कम 20 क्वेश्चन, यानी कि 10 फ्रैक्शन वाले 10 नॉन फ्रैक्शन वाले लगा लो। DI के सिंपल DI, बहुत टफ DI नहीं, लेकिन हर पैटर्न की DI जरूर लगाइए। एक एक DI दो DI लेकिन रोज लगाइए। वर्ड प्रॉब्लम्स पे कुछ चैप्टर पकड़ लो। मान लो फिर मुझे अच्छा लगता है आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो मुझे अच्छा लगता था टाइम एंड वर्क, तो सर टाइम और वर्क पकड़ लो, बोर्ड एंड स्ट्रीम पर पकड़ लो, पाइप एंड सिस्टम पकड़ लो। आपकी कुछ फेवरेट चैप्टर्स बना लो, 5-7 चैप्टर को फेवरेट बना लो। उनसे जो क्वेश्चन आपको आप गलत नहीं होना चाहिए, तो सर अगर आप इस पैटर्न में फॉलो करते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके पेपर में मैथ्स आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। आप बहुत जल्दी समझते हैं कि सर रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग आपको गुरु बताने वाले हैं कि सर क्या करना है, रीजनिंग का फंडा क्या होगा, बताइए सर जल्दी से बच्चों को। दोस्त देखो, सामने दिखाई दे रहा है आपको रीजनिंग का क्या सिलेबस। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ये है मेंस का सिलेबस। दोस्त, जो मेंस का सिलेबस है वो प्रीलिम्स में नहीं आता है, लेकिन जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मेंस में एक एडवांस रूप लेके आता जरूर है। अभी हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का एक बार डेटा देख लेते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम्स का एनालिसिस देखें तो कहीं ना कहीं इन पोर्शन से इतना इतना वेटेज रहा है। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करें तो 2 से 3 मार्क्स का वेटेज रहता है। अल्फा न्यूमेरिक में भी 3 से 5 मार्क्स का, सिलोगिज्म 3 से 5 मार्क्स, इनइक्वालिटी भी 3 से 5 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क्स, ऑर्डर रैंकिंग 3 से 5, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 और सिटिंग अरेंजमेंट 15 से 20। अगर इन सबको टोटल करेंगे तो ये क्या होगा, ये 40 से ज्यादा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इतना सब कुछ थोड़ी, इतना सब कुछ कैसे आ जाएगा। दोस्त, इतना सब कुछ नहीं आता है। ये जो क्वेश्चन, ये जो चैप्टर्स है ना, यहां से लेके यहां तक ये 7 चैप्टर्स हैं। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को अगर हम हटा दें तो ये 7 चैप्टर हैं, और इन 7 चैप्टर में से आपके एग्जाम में 4 या 5 चैप्टर आते हैं। 4 या 5 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर्स कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। अब आप कहोगे सर मैं वो 2 चैप्टर छोड़ दूं क्या, तो दोस्त ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है वो 2 चैप्टर कौन से हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर सारे कवर होते हैं, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। आपकी शिफ्ट में हो सकता है सिलोगिज्म ना आए, इनइक्वालिटी आ जाए। मेरी शिफ्ट में हो सकता है सिलोगिज्म आ जाए, इनइक्वालिटी ना आए। तो करने सब हैं, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे करने हैं ये भैया मेरे साथ फॉलो करते रहो मुझे। आपको एग्जामोपीडिया चैनल पे एग्जाम से पहले पहले पूरा रीजनिंग तैयार करा दूंगा। चैनल का जो नाम रखा है ना एग्जामोपीडिया, एवी नहीं रख लिया है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, फुल्ली एग्जाम की एनालिसिस, पूरा एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वही कराए जाएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं। तो आपको यहां पे कचरा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें मिलेंगी। अब अच्छा देखो, सारे मार्क्स प्रीलिम्स में क्या होते हैं, 1 मार्क्स का होता है, हाँ या ना। चलो, अब हमने देखो स्टडी प्लान देख लिया है, स्टडी प्लान देख लिया, 45 मिनट का यूसेज देख लिया, लेकिन स्पीड टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है, हाँ या ना। स्पीड टेस्ट अगर हम देंगे तो उसकी एनालिसिस क्यों जरूरी है वो सर बताएंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही से, जल्दी से आइए देखते हैं आपका एस्पिरेंट्स कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है। हमें आपने कुछ बातें सुनी होंगी, जरूर मुझे बताइएगा आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आपने बातें सुनी होंगी जैसे कि मॉक बहुत जरूरी है, 2 घंटे का मॉक तो उसका 4 घंटे एनालिसिस करो, ये आपने जरूर सुना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये भी आपने सुना होगा। तो अगर मुझसे पूछोगे ना, मैं बोलूंगा सर ये गलत है।
प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स मैन परफेक्ट। तो फिर सर सही क्या है? राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एट राइट टाइम मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब आपको सही क्वांटिटी में प्रैक्टिस करनी है, सही समय पर करनी है, तब आप परफेक्ट बनते हो। तात्पर्य क्या है कि ये नहीं कि सर बस भीड़ चाल में मॉक खरीद लिए, मॉक लगा लिए, 1 रुपए का मॉक, 10 रुपए का मॉक लगाए जा रहे हैं, मॉक फ्री, मॉक पेड, मॉक नहीं नहीं नहीं। सर पहले अपना बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए आपको बेस आपका क्या चैप्टर वाइज पढ़ना है, और फिर आपका सैटरडे और संडे को सर मॉक करवा रहे हैं आपका रीजनिंग का, उस पे आपको आना है, उस पे आपको अटेंड करना है, देखना है कि सर आपका क्या स्टेटस बन रहा है बाकी बच्चों के साथ। उनसे जाकर तो डिस्कशन करना है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे कितने देर में क्वेश्चंस हुए थे, तुम्हारे कितने नंबर आए तुम्हारे हिसाब से, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो जरा देखिएगा कि टेलीग्राम के बच्चों के बीच में आपकी क्या रैंक आ रही है। अगर वहां पे अगर आपकी रैंक आ रही है टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 में, तो पेपर में भी आपकी रैंक ऊपर आएगी। तो सर ये है राइट तरीके से प्रैक्टिस करना कि पहले हमको बेसिक से एडवांस तक चैप्टर वाइज पढ़ना है, फिर हमको देने हैं अभी आपका वीकली मॉक। जब पेपर पास आएगा तो हम देंगे आपका आके तो वीक में 3 बार मॉक, यानी कि ऑल्टरनेट मॉक्स, और फिर हम देंगे आपका आखिरी के हफ्तों में डेली मॉक। लेकिन सिर्फ रोज मॉक देना है पे और सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है, वो मत करिएगा। अब उस मॉक के अंदर की बात क्या है वो आपको सर बताएंगे। दोस्त देखो, पढ़ना जरूरी है, स्पीड टेस्ट देना भी जरूरी है, उसकी एनालिसिस करना भी जरूरी है, सब सुना है आपने। लेकिन एनालिसिस करना कैसे है यह शायद किसी ने नहीं बताया होगा। एनालिसिस करने का एक तरीका होता है, एवीक नहीं कर लेना होता है एनालिसिस। जब आप एनालिसिस के सेक्शन में जाते हो तब आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस मेनली दिखाई देते हैं। पहला, वो जो आपने अटेम्प्ट किया और सही किया। दूसरा, वो जो आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन गलत कर दिया। और तीसरा, वो जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया या स्किप कर दिया। अब ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनका बारी बारी से एनालिसिस करना होता है। हम सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को देखते हैं? हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने गलत किए हैं। अटेम्प्ट किया लेकिन गलत हो गया, यही हम गलत हैं। हमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है जो आपने अटेम्प्ट तो किए और सही करे। क्यों? क्योंकि दोस्त जो आपने सही किया है ना क्वेश्चन, क्या उसमें जो समय लिया वो सही समय लिया? वैसे तो किसी भी क्वेश्चन का कोई एक सही समय नहीं होता। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके लिए 40 सेकंड का हो, मेरे लिए 30 सेकंड का हो, सर के लिए 25 सेकंड का हो। तो किसी भी इंसान के लिए वो अलग अलग समय के हिसाब से क्वेश्चन होता है। आपने जितना भी समय लिया, क्या उस समय से कम ले सकते थे? अगर हां, तो पहले वहां काम करना है, क्योंकि वो आपकी दोस्त स्ट्रेंथ है। अपने ही समय को बीट करना ही यहां पे चैलेंज होता है। और अगर आपने 20 क्वेश्चन में 2-2 सेकंड भी कम किए तो 40 सेकंड कम किए, और इस 40 सेकंड में इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जाएंगे, और ये 4 मार्क्स आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे ये आप गणित लगा लो। उसके बाद जाना है आपने गलत क्वेश्चंस पे, और फिर जाना है जो आपने क्वेश्चंस स्किप किए हैं। ये एक सेट पैटर्न है एनालिसिस का। अब दोस्त, इस चैनल पे आपको आरआरबी से रिलेटेड हम किस तरह से मदद करेंगे, ये सर की जबानी आप सुनिए। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, हम एग्जामोपीडिया प्लस पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं 5 का पंच। जी हाँ, 5 का पंच सरकारी पेपर निकालेंगे हम, और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ टॉप 5 प्लस न्यूज, उनका डिटेल एनालिसिस, उनका एमसीक्यू रोज सुबह 6:30 बजे। और कब से आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ 13 जुलाई से। याद रखिएगा सर, मार्क द डेट और मार्क द टाइम कि 13 तारीख से 6:30 बजे आपको मुझसे मुखातिब होना है इसी चैनल के ऊपर। और उसके ठीक बाद 7 बजे आपको मिलूंगा मैं अनअकैडमी के ऊपर आपका एमसीक्यूज के साथ 1 घंटे का डिटेल्ड सेशन लेकर। तो अब आपको दोनों सेशन में आना है। सुबह 6:30 बजे का 5 का पंच देखना है यूट्यूब के ऊपर, और आपको 7 बजे आना है अनअकैडमी पे। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये दोनों ही चीज अगर आप करते हो तो जीए में कोई टेंशन आपको नहीं आने वाली है। अब आपको सर बताएंगे कि रीजनिंग में कैसे सर एग्जामोपीडिया प्लस आपकी मदद करने वाला है। दोस्त, आरआरबी के लिए देखो, चेहरा मेरा दिखाई नहीं दे रहा, आप थंबनेल देखो।
आरआरबी के लिए मैं लेके आ रहा हूं 13 जुलाई से, क्या लेके आ रहा हूं? क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं रीजनिंग का। कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा आपके फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग का, जिसका टाइमिंग होगा 12:30 बजे। डेट याद कर लो, टाइम याद कर लो, 12:30 बजे 13 जुलाई से लग जाना हमारे चैनल पे। कंप्लीट कोर्स है, इसमें मैं डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा, सारी चीजों में डिटेल्ड तरीके से बात करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है और साथ ही साथ पूरा का पूरा फ्री है। क्या है? फ्री है। क्या है? फिर से बोलो, फ्री है। क्या है दोस्त? पूरा का पूरा क्रैश कोर्स फ्री 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 है। कोई चार्ज नहीं करते भैया, एग्जामोपीडिया आपसे कुछ चार्ज नहीं करता, ना करने वाला है, कभी कुछ चार्ज नहीं करेगा आपसे एग्जामोपीडिया, ठीक है ना दोस्त? तो ये आपके पास में क्रैश कोर्स भी आ गया, 5 का पंच भी आ गया। अब आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्त। मेरे पास देखो 2 ही फेवरेट जानवर हैं, वो क्या है? एक है कुत्ता और एक है शेर, ठीक है? आपको पहले भी एक कहानी सुनाई थी मैंने कुत्ते शेर वाली, वो अगर नहीं सुनी है तो उसका थंबनेल, सॉरी उसका जो लिंक है वो आई बटन पे भी लगाया है मैंने इस समय, और डिस्क्रिप्शन में भी है। वो कुत्ते और शेर वाली कहानी सुन लेना। आज वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक कुत्ता था, सावन का महीना था, बड़ा रोमांटिक सा मौसम था, मस्त एकदम वो बैठा हुआ था और हड्डी एक उसके पास थी, वो उसे खा रहा था। अचानक से क्या देखता है, सामने से एक शेर चल के आ रहा है। जैसे ही उसने देखा शेर चल के आ रहा है, उसको लगा कि यार आज ये जो शेर है ये मुझे निपटा देगा, ये जो सावन का दिन है ये आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है। उसने कुछ किया नहीं, उसने बस मतलब बहुत ही स्मार्टली वो बस शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और अपनी हड्डी खाने लगा। जैसे ही शेर पास में आया, बड़ी जोर से चिल्ला के बोला, आज शेर को मार के खाया है, बड़ा मजा आ गया। अब इतना सुनते ही शेर की हवा खराब हो गई। वो भैया बोला, ऐसा है ये कुत्ते से पंगा लेने वाला काम बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर इससे लिया तो बिरादरी में हो जाएगी अपनी बदनामी, तो निकल लो। वो निकल लिया। अच्छा, जब भी थोड़ा बहुत आप तरक्की करोगे ना, तो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो आपसे जलेंगे। यहां पे भी ऐसा ही हुआ। ये जो पूरा कार्यक्रम था, इसको कार्यक्रम को देख रहा था कौन? एक बंदर पेड़ पे बैठ के देख रहा। उसने कहा, ये कल का आया हुआ कुत्ता ये शेर को उल्लू बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मजे लेते हैं। बंदर का काम होता है मजे लेने का। उसने कहा चलो मजे लेते हैं। वो गया कूदता फांदता हुआ किसके पास? शेर के पास। बोला, काय बात के राजा हो, काय बात के शेर हो तुमको वो कल का आया हुआ कुत्ता उल्लू बना गया। वो कोई शेर वेर को मार के ना खाया है, वो तुमको उल्लू बना रहा था बचने के लिए। उसने कहा इसकी ऐसी की तैसी। वो गया उसके पास, भैया चलने लगे। दोनों लोग किसके पास चलने लगे? कुत्ते के पास चलने लगे। अब भैया कुत्ते ने देखा कि यार ये तो बंदर ने गेम जो है खराब कर दिया, काम पूरा बना बनाया खराब कर दिया। उसने कहा ठीक है भाई, सोचते हैं कुछ और। वो अपना हड्डी खाने लगा। जैसे ही दोनों लोग पास में आए, जोर से चिल्ला के बोला कुत्ता, बंदर को भेजा था शेर को फंसा के लाने के लिए, अभी तक आया क्यों नहीं? बात समझ आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दोस्त, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आएंगी, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी, लेकिन इस दिमाग को अगर आपने संतुलित रख लिया तो आप हर परेशानी से ओवरकम कर जाओगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, यानी अगर दोनों में 100 की सीधी एक बात की, अगर 99 दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाजा खुलता भी है। अब आपको ये देखना है कि आप किसको देख रहे हो। आप इस सिचुएशन को एज अ चुनौती लेते हो या एज अ पनौती लेते हो।
मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ, चुनौती या पनौती, कि जब शेर सामने से आ रहा है वो चुनौती थी या पनौती थी, तो आपको ये डिसाइड करना है। जब पेपर आपकी आंखों के सामने खड़ा है तो आप उसको कैसे ले रहे हो कि सर मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो उसको आपके लिए चुनौती है। लग जाओ दोस्त, एग्जाम पीडीएफ प्लस पर आना है 13 तारीख से। आपका 12:30 और सुबह 6:30 और शाम को 6 बजे भी आपको आना होगा, और शाम को 10:15 भी आपको आना है हिस्ट्री क्लास में। तो सब पूरा पावर पैक सेशन आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी फिंगर पकड़कर आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल चलाने के लिए हम तैयार हैं। तो इस चुनौती को हमने तो एक्सेप्ट करा है, और अब आपके सामने सवाल है कि अगर चुनौती लोगे पनौती लोगे, तो आप सोचिए और बताइए कि आपने इसको क्या माना है, चुनौती या पनौती। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहा है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इसको अपने दोस्तों में, अपने दोस्त के दोस्तों में जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। दोस्त फैला दो। किसको? वीडियो को रायते की तरह फैला दो। अपने हर एक दोस्त को भेजो, हर एक रिलेटिव को भेजो, हर एक उस एस्पिरेंट को भेजो जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। चैनल को यार सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए खूब मेहनत करने को तैयार हैं, क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, भूलना मत। पजल की सीरीज भी चल रही है, आया ना? पजल की सीरीज भी चल रही है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, 5 का पंच भी आ गया है। सब कुछ करने को तैयार है, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। चलिए, बाय बाय।